नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, देवपुत्र पार्ट 2। विश्राम गृह के भीतर पहुंचकर महाराज ने महामंत्री को सारा किस्सा कह सुनाया और बोले, हम तरु से विवाह करना चाहते हैं महामंत्री जी, और वह भी जल्द से जल्द। आप कल ही तरु के पिता से मिलिए और सारी बात तय कीजिए। और हाँ, इस मामले में हम किसी किस्म का बहाना अथवा इनकार सुनना पसंद नहीं करेंगे। जी महाराज। फिर महाराज से विदा लेकर महामंत्री अपने कमरे की ओर लौट पड़ा। हे ईश्वर, अब तुम फिर कौन सा खेल दिखाने जा रहे हो? प्रजा और महाराज पहले ही दुखी हैं, जिस पर यदि एक लक्कड़हारे की बेटी रानी बनकर महल में आएगी तो फिर प्रजा व महाराज का क्या हर्ष होगा। अपने कमरे में पहुंचकर महामंत्री बेचैनी से चहलकदमी करने लगा। उफ, कुछ समझ में नहीं आता कि इस संबंध में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तभी एक विचार महामंत्री के दिमाग में आया, क्यों न इस संबंध में मैं अन्य मंत्रियों एवं अधिकारियों से परामर्श लूं। हो सकता है वही मुझे कोई सही व उचित मार्ग सुझा दे। हाँ, यही ठीक रहेगा। और उसने उसी वक्त साथ आए सभी मंत्रियों और उच्च अधिकारियों को चुपचाप वहां बुलवा लिया और उन्हें सारी बात बता दी। अंत में बोला, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा साथियों, अतः कोई सलाह दो कि महाराज के साथ उस युवती का विवाह होना चाहिए या नहीं। सबने आपस में विचार विमर्श करके के पश्चात एक ही निष्कर्ष निकला, महामंत्री जी, हम सबकी राय तो यही है कि यह विवाह होने दिया जाए। हो सकता है बड़ी और छोटी रानी के आपसी झगड़े से कोई ऐसी राह निकल आए जिससे प्रजा और महाराज दोनों की खुशियां वापस लौट आए। क्योंकि यह तो बिल्कुल तय है कि बड़ी रानी मोहिनी अपनी सौत को हरगिज सहन नहीं कर पाएगी और उनसे आपसी कलह बहुत जोरों से होगी। हाँ महामंत्री जी, यह विवाह होने ही दीजिए। वैसे भी आपके कहे अनुसार महाराज उस लड़की पर बुरी तरह मुग्ध हो चुके हैं, अतः वे अब किसी भी कीमत पर उससे विवाह किए बगैर मानने वाले नहीं, अतः उन्हें समझाना बेकार है। हाँ महामंत्री जी, हम सब लोगों की यही राय है। तो ठीक है, मैं कल सुबह ही जाकर उस लड़की के पिता लक्कड़हारे से बात करता हूँ। अगले दिन नित्य क्रिया से निर्वृत्त होकर महामंत्री महाराज के बताए ठिकाने पर पहुंचा। झोपड़ी तो यही है और शायद यही लक्कड़हारा रामदास है। सुनो भाई, मुझे रामदास लक्कड़हारे से मिलना है। क्या वह तुम ही हो? हाँ हुजूर, मुझ गरीब को ही रामदास कहते हैं। कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? सुनो, मैं ब्रह्मदीप का महामंत्री चतुरसेन हूँ और मुझे महाराज सिंहराज ने तुम्हारे पास एक विशेष काम से भेजा है। क्या? महाराज सिंहराज ने आपको मेरे पास भेजा है? अरे हुजूर, खड़े क्यों हैं? भीतर पधारिए। धन्य भाग मेरे जो आपके पाँव की धूल मुझ गरीब के घर पड़ी। आइए आइए, भीतर पधारिए। आइए हुजूर, यहाँ बैठिए। ठीक है ठीक है। अरे तरु, कहाँ है तू? बेटी देख तो, कौन आए हैं? अभी आई बापू। क्या बात है बापू, आपने मुझे क्यों बुलाया? देख बेटी, हमारे घर कौन आए हैं। ये हैं ब्रह्मदीप के महामंत्री चतुरसेन जी। जा जल्दी से इनके लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आ। ओह, अभी लाई बापू। अरे भाई रामदास, मेरे लिए तकलीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं कुछ नहीं खाऊंगा पीऊंगा। तुम बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करनी है। ऐसा कैसे हो सकता है हुजूर? घर आए मेहमान को बिना कुछ खिलाए पिलाए हम कैसे जाने दे सकते हैं? जा बेटी, जल्दी से जलपान ले आ। जी बापू। निसंदेह महाराज की पसंद की दाद देनी पड़ेगी। अद्वितीय सुंदरी है यह लड़की। क्या सोचने लगे हुजूर? कुछ नहीं, तुम मेरे पास बैठो। जी हुजूर। हाँ हुजूर, अब कहिए, मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं तुम्हारी बेटी के लिए महाराज सिंहराज का रिश्ता लेकर आया हूँ। कहो, तुम्हें महाराज के साथ अपनी बेटी का विवाह स्वीकार है? क्या? यह आप क्या कह रहे हैं महामंत्री जी? मुझ गरीब की बेटी का विवाह महाराज से? भला यह कैसे संभव हो सकता है? कहाँ महाराज सिंहराज और कहाँ तरु, मुझ गरीब लक्कड़हारे की बेटी? मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह ठीक ही कह रहा हूँ रामदास। यह महाराज की स्वयं की इच्छा है। वे स्वयं कल तुम्हारी बेटी को देख कर गए हैं और उन्हीं के आदेश पर मैं तुमसे इस रिश्ते की बात करने आया हूँ। अब बोलो, क्या यह रिश्ता तुम्हें स्वीकार है? हुजूर, यदि महाराज को मेरी बेटी पसंद है और वे उससे विवाह करना चाहते हैं तो फिर भला मुझे क्या ऐतराज हो सकता है? यह तो मेरी बेटी और मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तरुलता जो कि जलपान लेकर आ रही थी, उसके कानों में जब महामंत्री और अपने पिता की बात पड़ी तो उसके कदम जहाँ के तहाँ रुक गए थे। हे ईश्वर, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? कहीं मेरे कान मुझे धोखा तो नहीं दे रहे? ब्रह्मदीप के राजा मुझसे विवाह करना चाहते हैं? मुझे यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर है महामंत्री जी, लेकिन क्या रामदास? तुम्हें जो कुछ कहना है निसंकोच होकर कहो।
बात यह है हुजूर, वास्तव में तरुलता मेरी सगी बेटी नहीं है। हाँ, मैंने उसे सगी बेटी से भी बढ़कर लाड प्यार से पाला है। क्या मतलब? तुम्हारी बेटी नहीं है तो फिर किसकी बेटी है तरु? वह मुझे एक तरबूज से मिली थी, इसीलिए मैंने उसका नाम तरुलता रखा है। सुनिए, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। एक दिन जब मैं जंगल से लकड़ियाँ काटकर लौट रहा था तो मार्ग में एक बेल में मुझे एक बहुत बड़ा तरबूज लगा दिखाई दिया। वाह, कितना बड़ा तरबूज है! आज रात मुझे कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसी से पेट भर जाएगा। मैं उस तरबूज को घर ले आया। काफ़ी बड़ा है, शायद आधे से ही पेट भर जाएगा, अतः 2 हिस्से कर लेने चाहिए। आधा सुबह खा लूँगा। लेकिन जैसे ही मैंने तरबूज के 2 टुकड़े करने चाहे, बापू, जरा सावधानी से काटना, वरना तरबूज के साथ साथ मेरे भी 2 टुकड़े हो जाएंगे। आए, यह तरबूज से कैसी आवाज़ आ रही है? कौन हो सकता है इसके भीतर? तुम्हें मेरी आवाज़ सुनकर आश्चर्य हो रहा है ना बापू? लेकिन तुम चकित मत हो और तरबूज को सावधानी से काटो। इस तरबूज से मैं तुम्हारी बेटी के रूप में जन्म लेने जा रही हूँ। ओह, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन जब मैंने सावधानी से तरबूज को काटा, आहा, कितनी सुंदर कन्या है! क्या सचमुच ईश्वर ने इसे मेरी बेटी के रूप में भेजा है? हे, देख क्या रहे हो बापू? क्या अपनी बेटी को गोद में उठाकर प्यार नहीं करोगे? मैंने उसे गोद में उठाकर खूब प्यार किया। हे ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। तूने मुझे औलाद नहीं दी थी और पत्नी को भी बरसों पहले मुझसे छीन लिया था, लेकिन आज इस कन्या को तूने मेरी झोली में डालकर संसार के सारे सुख मेरे जीवन में भर दिए हैं। हुजूर, इस तरह से तरु मुझे बेटी के रूप में प्राप्त हुई और सच मानिए, मैंने कभी उसे गैर नहीं समझा, बल्कि अपनी सगी बेटी की तरह ही पाल पोस कर बड़ा किया है। इस वास्तविकता से स्वयं तरु भी परिचित नहीं है और न ही मैंने कभी उसे बताने की ही कोशिश की है। यह तो तुमने वास्तव में बहुत अनोखी बात बताई रामदास। यदि यह बात कोई और कहता तो मैं कदापि विश्वास नहीं करता। ओह, तो यह है मेरे जन्म का रहस्य। आश्चर्य है, ऐसी अनहोनी हो कैसे गई? तो अब बताइए हुजूर कि क्या महाराज ऐसी अवस्था में भी मेरी बेटी से विवाह करना पसंद करेंगे? शायद हाँ, लेकिन फिर भी मैं एक बार महाराज से अवश्य पूछना चाहूँगा। अच्छा रामदास, अब मैं चलता हूँ। कल महाराज से बात करके फिर आऊँगा। जैसी आपकी इच्छा हुजूर, वैसे मैं भी आपकी राह देखूंगा। तभी तरुलता झटपट जलपान लेकर वहां पहुंच गई। बापू, जलपान? ओह, मैं तो भूल ही गया था। अरे बेटी, इतनी देर कैसे कर दी जलपान लाने में? लगता है तुम्हारा दिमाग आजकल कहीं और खोया रहता है। क्षमा करना हुजूर, बातों बातों में मैं आपका आदर सत्कार नहीं कर सका। कृपया जलपान करते जाइए, वरना मुझे यह बात हमेशा कचोटती रहेगी। अरे, इन बेकार की बातों को छोड़ो रामदास, जलपान फिर कभी कर लूँगा। हो सकता है कल ही। महामंत्री ने टालने की बहुत कोशिश की, लेकिन रामदास के बार बार आग्रह करने पर उसे जलपान करने के लिए पुनः बैठना ही पड़ा। जलपान से निवृत्त होकर महामंत्री घोड़े पर सवार हो शिकारगाह की ओर चल पड़ा। ईश्वर ने हमारी सुन ली बेटी, मुझे विश्वास है तुम्हारा विवाह जल्द ही महाराज से हो जाएगा। शिकारगाह में स्थित विश्राम गृह में पहुंचकर महामंत्री ने जब सारी बात महाराज को बताई तो महाराज पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह किसी की भी बेटी क्यों ना हो महामंत्री जी, मैं उसी से विवाह करूंगा। आप तुरंत रामदास से मिलकर विवाह की तिथि पक्की कीजिए। जल्दबाजी में फैसला करना उचित नहीं होगा महाराज, एक बार फिर सोच लीजिए। मैंने अच्छी तरह सोच लिया है महामंत्री जी, जैसा आपसे कहा जा रहा है आप वैसा ही कीजिए। ठीक है, जैसा आप उचित समझे। मैं कल ही रामदास से मिलकर विवाह की तिथि पक्की करता हूँ। लेकिन महाराज, क्या आप इस विवाह में किसी को भी नहीं बुलाएंगे? नहीं, किसी को भी नहीं, और ना ही इस विवाह की किसी को भनक तक पड़नी चाहिए। रानी मोहिनी को भी नहीं। हम चाहते हैं कि विवाह होने के बाद ही इस बात का किसी को पता चले। ऐसा ही होगा महाराज। अगले ही दिन महामंत्री फिर रामदास से मिला और पंडित से परामर्श कर विवाह की तिथि पक्की कर दी। तो मैं चलता हूँ रामदास भाई, आज से ठीक 7वें रोज बारात तुम्हारे घर पहुँचेगी। विवाह का सारा खर्चा भी तुम्हें कल भिजवा दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हुजूर, मैं तो कृतज्ञ हो गया। मेरे सर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया। आहा, महाराज को अपने पति के रूप में पाकर मैं धन्य हो जाऊंगी। शायद महाराज के लिए ही मैंने इस धरती पर जन्म लिया था। और ठीक 7वें दिन महाराज का विवाह तरुलता के साथ सामान्य ढंग से संपन्न हो गया। इस विवाह में महामंत्री के साथ साथ केवल वही मंत्री एवं उच्च अधिकारी सम्मिलित हुए थे जो महाराज के साथ शिकार पर आए थे। विवाह होने के अगले दिन ही महाराज ने अपनी पत्नी तरुलता, महामंत्री व अन्य लोगों के साथ महल की ओर प्रस्थान किया। जाओ बेटी, अपने अच्छे स्वभाव व कर्म से हमेशा राजकुल की गरिमा बनाए रखना।
ध्यान रखना कि तुमसे जाने अनजाने कभी कोई ऐसा काम न हो जिससे राजकुल की आन बान और शान को धक्का लगे और मुझे भी जीवन भर नीचा देखना पड़े। मैं हमेशा आपकी बात का ध्यान रखूंगी बापू। हे ईश्वर, मेरी बेटी को हमेशा सुखी रखना। इधर जब रानी मोहिनी या डायन मायाविनी को एक दासी द्वारा महाराज के दूसरा विवाह करके आने की खबर मिली तो उसके पैरों तले की धरती खिसक गई। यह तू क्या बकवास कर रही है चुड़ैल? मैं ठीक ही कह रही हूँ रानी जी, सचमुच महाराज दूसरा विवाह करके आ रहे हैं। सुना है उनकी दूसरी पत्नी किसी लक्कड़हारे की बेटी है और अब तक तो डोली महल के भीतर भी प्रविष्ट हो चुकी। खामोश हो जा बदतमीज। उफ, मुझसे अनजाने में कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए रानी जी। अपनी बकवास बंद कर चुड़ैल और दूर हो जा मेरी नज़रों से। उफ, यह कैसा अनर्थ हो गया। मैं तो महाराज पर नजर रखना बिल्कुल भूल ही गई। माँ चंडाली ने कहा था। ओह नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। मुझे कोई नहीं मार सकता। इससे पहले कि मौत की बाहें मेरी ओर बढ़े, मैं उस नई दुल्हन को मौत के घाट उतार दूंगी। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।